अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपके एक तरह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है, यानी कि जो पहला टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा। वो आपने कहना है कि आपका एक तरह से होगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। कि आपके जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है कि यार ये जो आपके एक तरह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ठीक है, ये आपने कहना है कि ये मैंने जिस तरह आपको लिखवाया था कि ये जो आपके एक तरह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहना कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके एक तरह से मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक यानी कि ये आपकी किडनी को जो है वो बहुत डैमेज करते हैं। तो इसलिए आपने कहना है कि अगर एक पेशेंट आपके पास आता है जो कि सीकेडी का है, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो उसके अंदर जी आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आपने कहना कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द सीकेडी, यानी कि जो पेशेंट है जिसको सीकेडी का मसला है उसके अंदर आपकी जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं ये सारा हम पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आपने लिखना है कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये एक तरह से जो प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी के अंदर आपके एक तरह से कॉन्ट्रा सॉरी आपने कहना कि मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिक होने की वजह से ये आपकी सीकेडी के अंदर एक तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, फिर आपने लिखना है कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसके अंदर क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको लिखवाया था। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि आपकी जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है। तो आपने कहना है कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये एक तरह से क्रॉस करते हैं प्लासेंटा को। ठीक है, यानी कि जो एक तरह से प्लासेंटा होता है ना उसको क्रॉस करते हैं। जब ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो बेबी का एक तरह से बेबी की जो एयर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बेबी के कान होते हैं उनके अंदर आपके एक तरह सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आपके हेयर सेल्स। ठीक है, यानी कि जो बेबी के जो कान होते हैं उनके अंदर होते हैं हेयर सेल्स। उन हेयर सेल्स को ये क्या करते हैं, आपके इस हेयर सेल्स को जाके डैमेज करते हैं। ठीक है, यानी कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं और जो बेबी के जो एयर होता है यानी जो उसके कान होते हैं उसके अंदर जो हेयर सेल्स होते हैं उन हेयर सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जब हेयर सेल्स को डैमेज करते हैं तो ये एक तरह से क्या करते हैं, फीटल एयर आपके क्या करते हैं, आपके फीटल एयर माल फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका फीटस होगा, ठीक है, उसकी एक तरह से जो उसका जो कान होगा वो सही तरह नहीं बनेगा। तो आपने कहना ये फीटल एयर माल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो बच्चा होगा उसको क्या हो जाएगी, उसको एक तरह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या होगी, उसको एक तरह से ऑटोटॉक्सिसिटी होगी, यानी कि उसको एक तरह से जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है, उसको डीफनेस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा। तो आपने ये इसके अंदर लिखना है कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, ये एक तरह से जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के अंदर क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि आपने कहना कि यार जब हम एक तरह से प्रेगनेंसी में देंगे तो ये प्लासेंटा को एक तरह से क्रॉस करेंगे। जब ये प्लासेंटा को क्रॉस करेंगे तो फीटस का जो हेयर सेल्स है उनको डैमेज करेंगे। जब हेयर सेल्स को डैमेज करेंगे तो ये फीटल एयर माल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का जो कान होगा वो सही तरह नहीं बनेगा, जिसकी वजह से उसको एक तरह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी कि बच्चे एक तरह से डीफनेस हो जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर आपने लिखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद करना है कि अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की वजह से पेशेंट को नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है तो ये जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है ये एक तरह से रिवर्सिबल होती है। ठीक है, यानी कि हम इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की वजह से बच्चे के अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है तो ये आपने कहना कि एक तरह से इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर आपके जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है। फिर आपने कहना कि यार ये जो आपके एक तरह से जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना इनका एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ये एक तरह से न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी करवाते हैं। ठीक है, इनकी जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपने लिखनी है कि ये क्या करवाते हैं, एक तरह से न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी करवाते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो आपने कहना है हम जो है आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका एक न्यूरो होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से एसिटाइल कोलिन कहते हैं। अब क्या होता है कि जो आपके एक तरह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है ना ये क्या करवाते हैं, ये आपके जो एक तरह से आपका एक तरह से आपका एसिटाइल कोलिन है ना इसके फंक्शंस को कम कर देते हैं। जब इसकी फंक्शन को ही कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस पेशेंट के अंदर न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। यानी कि ये जो आपका एसिटाइल कोलिन होता है ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि जो मसल्स का जो मसल को एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि जनाब आपके जो एक तरह से ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना ये क्या करते हैं,
आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका मसल है, ठीक है, ये एक तरह से मसल है। इस मसल के ऊपर क्या होता है कि जो आपका एसिटाइल कोलिन होता है ना, इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। उनमें से एक जो रिसेप्टर होता है उसको हम कहते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर, ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोलिन का एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एनएम, यानी कि निकोटीन का ऐसा रिसेप्टर जो कि मसल के ऊपर होता है उसको हम एनएम रिसेप्टर्स कहते हैं। अब इसके ऊपर आपका एसिटाइल कोलिन आके एक्ट करता है और इस मसल की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। लेकिन आपके जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो मसल के ऊपर आपके एसिटाइल कोलिन के जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं इनको क्या करते हैं, इनको आके इनहिबिट करते हैं। जब इनको आके इनहिबिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकेगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकेगा तो मसल का एक तरह से पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसलिए आपने कहना है कि यार जी जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या होती है, एक तरह से न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी करवाती हैं। अब दूसरा ये मतलब कि किस तरह एक तरह से न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी करवाते हैं, जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अभी जाके हम पढ़ेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास होता है प्री साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है, यानी कि क्या होते हैं कि प्री साइनेप्टिक, आपके प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। अब इन प्री साइनेप्टिक जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होना होता है, ठीक है। इनसे क्या होता है, एक तरह से जो प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं इनसे आपके एसिटाइल कोलिन रिलीज होना होता है। एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है तो फिर वो आपके मसल के ऊपर प्रॉपर एक्ट करता है, प्रॉपर जो है एक तरह से उसके मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। लेकिन अब जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ये क्या करवाते हैं, ये जो प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन से जो एसिटाइल कोलिन ने रिलीज होना था उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर से नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इस पेशेंट के अंदर न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो आपने कहना कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी करवाते हैं। किस तरह करवाते हैं, आपने कहना कि एक तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड डायरेक्टली जाएंगे और जो मसल के ऊपर निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के उनको इनहिबिट करेंगे और मसल की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे। फिर आपने कहना है कि यही जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये आपके प्री साइनेप्टिक जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वहां से एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट करवाते हैं और एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर देते हैं। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पेशेंट के अंदर एक तरह से मसल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे और आपके मसल की मतलब एक तरह से न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने लाजमी याद करना है। अब क्वेश्चन ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट ने जो है वो गलती से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ले ली है और उसको एक तरह से न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी हो रही है तो फिर हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। तो आपने कहना है कि अगर इस पेशेंट को हमने ट्रीट करना है तो आपने सबसे पहले लेना कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, यानी कि क्या लेना है, हमने इसको देना कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट की मदद से हम इस पेशेंट को एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। फिर दूसरा जो इस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं वो हमने यूज करनी है, एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं न्यू स्टिग्माइन। तो ये हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपने कहना है कि अगर एक पेशेंट है उसको एक तरह से मतलब कि ये आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स लेने की वजह से न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी हो रही है तो इस न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी से बचने के लिए हम जो एक तरह से ड्रग्स यूज करेंगे वो आपकी होती है एक तरह से कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है और दूसरी आपकी न्यू स्टिग्माइन होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने नोट करना है कि आपके एक तरह से जो है वो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको लिखवाई हैं ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आपके इस अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो सबसे पहली बात आपने लिखने की यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना ये आपके क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है, यानी कि क्या है आपके तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। देखो पहले हम पढ़ते रहे हैं कि आपके सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्या होते हैं। तो अभी जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके एक तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर क्या ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं, ठीक है। तो आपने कहना कि ये एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसके जो राइबोसोम होता है उसके अंदर एक तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट होता है और एक 50S राइबोसोमल सब यूनिट होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं और एक राइबोसोम बनाते हैं। फिर ये जो राइबोसोम होता है ये एक तरह से जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जब प्रोटीन बनते हैं तो इस तरह जो बैक्टीरिया होता है वो एक तरह से प्रॉपर सेल वॉल बनाता है और सर्वाइव करता है। लेकिन जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जाते हैं और आपके जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है इसको इनिबिट करवाते हैं। जब इसको इनिबिट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली अब जो राइबोसोम होगा वो एक तरह से एबनॉर्मल बन जाएगा और वो जब वो एबनॉर्मल बन जाएगा तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं कर सकेगा। तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया होगा वो एक तरह से किल हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए अपने कहना है कि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। और ये प्रोटीन को किस तरह एक तरह से इनहिबिट करते हैं, तो आपने कहना है कि जो एक तरह 30S, ठीक है, यानी कि जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है उसको एक तरह से इनहिबिट करवा के, तो ये इसके अंदर आपने लिखना है। फिर आपने कहना है कि ये जितने भी आपके फॉर एग्जाम्पल जितने भी हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग पढ़ेंगे ना, ये सारी की सारी बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं। क्या होती हैं कि आपके एक तरह से बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या मतलब है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल तो नहीं करती, लेकिन हाँ ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती हैं, उसको स्टॉप करती हैं। लेकिन आपने याद रखना है जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ये ऐसी वाहिद आपकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं जो कि बैक्टीरियोसिडल है, जो कि क्या है आपके किसी बैक्टीरियोसिडल है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ठीक है जी, इसके अंदर आपने लाजमी नोट करना है। अब यानी कि ये बैक्टीरिया मतलब कि एक तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, तो इनको बैक्टीरियोस्टेटिक होना चाहिए। ये बैक्टीरियोसिडल क्यों है, तो इसके हम लॉजिक पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी आपने ये लिखना है कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक तरह से बैक्टीरियोसिडल होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज आपने लाजमी और लाजमी याद रखनी है। अब इसके अंदर और आपने जो चीज याद रखनी है ना, कि ये जितने भी आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये मेनली अफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि जो आपके मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ आपकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मेनली आपकी एक तरह से अफेक्टिव होती है। तो ये इसके मतलब कि इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें आपने लिखनी है। अब यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, 30S को इनहिबिट करती हैं, बैक्टीरियोसिडल हैं, और ये मोस्ट अफेक्टिव होती हैं आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ। अब इसके मतलब कि प्रॉपर इसका मैकेनिज्म क्या है कि यानी कि ये किस तरह मतलब कि बैक्टीरियोसिडल होती हैं। देखो सबसे पहले आपने नोट करना है कि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यानी कि एक तरह सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके जो बाहर होती है ना वो क्या होती है, एक तरह से जो है वो सेल वाल होती है। ठीक है, अब ये जो सेल वाल होती है ना आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इसके अंदर छोटे छोटे पोरिन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, एक तरह से पोरिन्स कहते हैं। यानी कि ये जो बाहर वाली है ये एक तरह से सेल वाल है, लेकिन ये जो अंदर वाली है ये क्या है, एक तरह से उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपकी ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह के एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो एक तरह सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है, आपने लिखना है कि एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन एक तरह से पोटेंशियल होता है। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसको हम एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको कहते हैं, ये किसकी मदद से जनरेट होता है, तो आपने कहना है कि ये जो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं ये मेनली आपके जनरेट होते हैं एक तरह से एटीपी की मदद से, यानी कि जो एक तरह से एटीपी होती है और जो ऑक्सीजन होता है उसकी मदद से जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो एक तरह से एटीपी और ऑक्सीजन की मदद से जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इन पोरिन से गुजार के इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, और मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। जब ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मदद से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इस बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा ना, तो ये आपका जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होगा ये क्या करेगा, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड आएगा और इसके अंदर जो है वो टॉक्सिक प्रोटीन की जनरेशन करेगा। यानी कि क्या करेगा, इस आपकी एक तरह से बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की जो सेल होता है ना उसके अंदर टॉक्सिक प्रोटीन जो है उसको जनरेट करेगा। जब टॉक्सिक प्रोटीन जनरेट करवाएगा तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया के अंदर जो है वो काफी खतरनाक प्रोटीन यानी कि टॉक्सिक प्रोटीन बन जाएंगे, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। तो इस तरह बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपने याद रखना है। अब देखो मतलब कि हमें ये पता चल गया कि यार अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं उनके एक्शन के लिए एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का होना जरूरी है, और ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए दो चीजें जरूरी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक तो एटीपी होनी चाहिए और दूसरी ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो आपकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती है ना, ये आपके एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ तो अफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ तो अफेक्टिव है, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक तरह से एन एरोबिक होती हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते, तो उनके खिलाफ एक तरह से मतलब कि इनअफेक्टिव है। तो आपने कहना कि एन एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ इनअफेक्टिव है। तो ये मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो एन एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ क्यों नहीं यूज होते, तो आपने ये सारा कॉन्सेप्ट उसको बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला और ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं
कि आपके जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक तरह से एंटीबायोटिक्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि यार ये जो आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है ना, इसमें पहली जो आपने लिखना है वो होती है एक तरह से स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। यानी कि क्या होती है, एक तरह से स्ट्रिप्टोमाइसिन होती है। और स्ट्रिप्टोमाइसिन के साथ आपने जो ड्रग अभी अमाइनोग्लाइकोसाइड की लिखनी है वो होती है एक तरह से जेंटामाइसिन। कौन सी? एक तरह से जेंटामाइसिन होती है। तो आपने कहना कि अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर पहली जो आपने लिखनी है वो है एक तरह स्ट्रिप्टोमाइसिन है, और दूसरी आपकी एक तरह से जो है वो जेंटामाइसिन है। अब ये जो आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन है और जो आपकी जेंटामाइसिन है ना, ये एक तरह से इंजेक्टेबल रूट के थ्रू हम देते हैं, ठीक है। यानी कि इनके क्या होते हैं, एक तरह से इंजेक्शन होते हैं। तो ये आपने इसके अंदर लिखना है कि ये दोनों आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन और आपकी जो जेंटामाइसिन होती है ये इंजेक्टेबल रूट के थ्रू, यानी कि इनके क्या होते हैं, एक तरह से इंजेक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने लिखना है, अभी हम एंटी टीबी ड्रग्स भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि आपको पता है कि जो एंटी टीबी ड्रग्स होती है ना, उनके अंदर हम 4 ड्रग्स पहले यूज करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है ना, उनको हम याद करते हैं आपकी राइप के निमोनिक से। यानी कि आपकी होती है, आपकी रिफेम्पिन होती है, आइसोनाइजाइड होती है, पायरिजिनामाइड होती है और इथाम्ब्यूटोल होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो 4 जो ड्रग्स होती है ना, ये आपकी फर्स्ट लाइन होती है। लेकिन लेकिन अगर जो पेशेंट है ना, वो एक तरह से आपकी एक तरह से रिफेम्पिन और जो एक तरह से जो है वो आइसोनाइजाइड है, इससे एक तरह से मतलब कि रेजिस्टेंट हो चुका है। यानी कि जो पेशेंट टीबी का पेशेंट है, उसके अंदर ये चारों ड्रग्स या इनमें से आइसोनाइजाइड या रिफेम्पिन जो है वो एक तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रही। यानी कि जो एक तरह से टीबी है वो इन चारों ड्रग्स के खिलाफ जो एक तरह से रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग, ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि इसको हम एक तरह से एमडीआर टीबी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे आपके एक तरह से एंटी टीबी ड्रग्स के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि एमडीआर टीबी का क्या मतलब है, आपने कहना है कि अगर जो टीबी है, अगर वो आपकी पहली जो 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, स्पेशली आपकी आइसोनाइजाइड और आपकी रिफेम्पिन, इनके खिलाफ मतलब कि रेजिस्टेंट डेवलप कर ले, और टीबी ये दोनों ड्रग्स मेनली उस टीबी के खिलाफ इनफेक्टिव हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आता है तो फिर हम उसके अंदर सेकंड लाइन ड्रग यूज करते हैं। यानी कि उसके अंदर हम सेकंड लाइन जो ड्रग्स है ना वो स्टार्ट करवाते हैं। तो उसमें से एक जो आपकी जो सेकंड लाइन टीबी ड्रग्स आती है ना, उसके अंदर जो एक ड्रग है वो क्या है, एक तरह स्ट्रिप्टोमाइसिन है। तो आपने कहना कि यार ये जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है ये क्या है, एक तरह से सेकंड लाइन, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से सेकंड लाइन टीबी ड्रग है। यानी कि ये हम फर्स्ट लाइन नहीं होती, ये सेकंड लाइन होती है। यानी कि जब एक पेशेंट है उसके एक तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो उस वक्त ये आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन दी जाती है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने लिखना है स्ट्रिप्टोमाइसिन के बारे में। अब और हम इसके बारे में लिखते हैं कि आपकी जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ये जेंटामाइसिन है, ये मेनली किस लिए यूज होती है। तो आपने कहना है कि यार ये जो आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन और जो जेंटामाइसिन के जो इंजेक्शन होते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। यानी कि ये एक तरह से ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, किस लिए? आपका एक तरह से प्लाक, यानी कि आपके मतलब कि स्किन के ऊपर कोई ना कोई प्लाक वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक तरह से इंजेक्शन वगैरह यूज कर सकते हैं। या फिर आपका ट्यूलारीमिया, ठीक है, यानी कि ट्यूलारीमिया क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। तो आपने कहना जो आपका ट्यूलारीमिया होता है, उस ट्यूलारीमिया के लिए भी आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन का जो इंजेक्शन होते हैं वो यूज करते हैं। देखो आपने कहना यार ये जो आपका होता है ना ट्यूलारीमिया, इसको हम कहते हैं आपके एक से मतलब कि जो रेबिड, ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं एक से रेबिड फीवर भी कहते हैं। रेबिट फीवर का क्या मतलब होता है कि अगर किसी ने घर में खरगोश वगैरह रखे हुए हैं, रेबिट वगैरह रखे हुए हैं, तो रेबिट अगर मतलब उस पर्सन को कट कर लेता है, ठीक है, उसको कट करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको रेबिट फीवर हो जाता है, जिसको हम ट्यूलारीमिया भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके स्किन के ऊपर अल्सर वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसको रैशेस वगैरह बन जाते हैं, यानी कि स्किन अल्सर वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, बुखार वगैरह हो जाता है। और इस पेशेंट को जो है अगर उसकी आई वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाए, तो उसकी जो आंखें होती है वो काफी रेड और पेन हो जाती हैं। यानी कि आपने कहना कि आई जो है वो रेडनेस, यानी कि आंखें जो होती है वो काफी लाल हो जाती है, प्लस आंखों के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्यूलरीमिया क्या है, आपने कहना कि इसको हम रैबिट फीवर भी कहते हैं। अगर एक खरगोश जो है वो अगर आपको कट कर ले, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको ट्यूलरीमिया हो जाता है, यानी कि इसके अंदर एक तरह से उसको बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर जो वो रैशेस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम स्किन अल्सर भी कहते हैं। और उसको मतलब कि फीवर वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो आंखें होती है वो काफी रेड हो जाती हैं, और उसमें जो है वो काफी पेन होती है, ठीक है। तो इस ये आपके एक तरह से ट्यूलारीमिया होता है। इसके अलावा आपने कहना है कि जो आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन है,
और इसके अलावा जो आपकी जेंटामाइसिन होती है, ये किस लिए हम यूज कर सकते हैं? ये आपने कहना जो आपका सूडोमोनास होता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि यार ये जो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो काफी इफेक्टिव है। तो आपका जो सूडोमोनास होता है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो इसके लिए भी हम एक स्ट्रिप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन दे सकते हैं। फिर आपने कहना है कि अगर किसी पेशेंट को एसटीडी हो जाता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, किसकी वजह से? आपका गोनोरिया की वजह से, यानी कि जो आपका नाइजेरिया गोनोरिया होता है, उसकी वजह से पेशेंट को एक तरह से जो है वो एसटीडी हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है आपके नाइजेरिया गोनोरिया की वजह से। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है किसकी? आपके यूरिथ्रा की, यानी कि जो यूरिथ्रा होता है उसकी एक तरह से एसटीडी होती है। तो उसके लिए भी हम स्ट्रिप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ई कुलाई होता है, ठीक है, तो ई कुलाई के लिए भी हम एक तरह से जो है वो एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड स्पेशली स्ट्रिप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन के इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर आपने मेनली लिखना है। इसके अलावा जो आपका जेंटामाइसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन है, इसको हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो आपने कहना है कि अगर किसी पेशेंट को अक्यूट डायरिया होता है, ठीक है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को एक तरह से डायरिया वगैरह होता है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आपका बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि जो आपका बाइल वगैरह होता है, ठीक है, जो गाल ब्लैडर वाला या आपके जो लीवर का जो सारा ट्रैक होता है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उसके लिए भी हम इनका इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहना कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसके लिए भी यूज करते हैं, और आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गोनोरिया वगैरह, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने लिखना है कि आपकी जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड की जो पहली दो ड्रग्स हमने पढ़ी हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, की हम किस लिए यूज करते हैं। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। फिर इसके अंदर जो आपने लिखना है वो थी आप एक तरह से टूब्रामाइसिन, ठीक है, यानी कि अब जिसको हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है? वो है आपके एक तरह से टूब्रामाइसिन। कि टूब्रामाइसिन जो है इसका मतलब कि काम मेन यूज होता है। तो आपने कहना है टूब्रामाइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड में से एक ऐसी प्रोटीन सेंसिस इनिबिटर एंटीबायोटिक है जो हम मेनली यूज करते हैं किस लिए? आपके सूडोमोनास के अंदर, ठीक है, यानी कि जो एक सूडोमोनास होता है उसके अंदर, स्पेशली इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यानी कि मैंने मतलब कि आपने पढ़ा भी होगा और हमने बायो कैम्प के अंदर डिस्कस भी किया था, मतलब कि दो क्लासेस हमारी अरेंज हुई थी एक एक घंटे की, कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। तो जो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ना, अगर जी एक तरह से जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको इन्वॉल्व कर ले, ठीक है। तो अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर ले, तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया जो अटैक करता है वो सूडोमोनास होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एक पेशेंट है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर यानी कि जिसका सुपर इन्फेक्शन होगा वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो आपने कहना सूडोमोनास। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है उसको सूडोमोनास बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उस इसके लिए जो आपने ड्रग यूज करनी है वो होती है टूब्रामाइसिन। कौन सी? एक तरह से टूब्रामाइसिन होती है। अब ये जो टूब्रामाइसिन होती है ना, ये क्योंकि एक तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर ले और मतलब कि उसके इन्फेक्शन वगैरह करवा दे और ऊपर से सूडोमोनास भी इसको अटैक कर दे, ठीक है, तो उसके लिए हम ड्रग यूज करते हैं टूब्रामाइसिन। तो इसका जो मतलब कि रूट होगा वो इनहलेशनल रूट होगा, ठीक है, यानी कि हम पेशेंट को एक तरह से इनहेल करवाएंगे। तो आपने कहना है कि इसका जो रूट होता है वो इनहलेशनल रूट होता है, यानी कि पेशेंट जो होता है उसको नेबुलाइज करवाएंगे, उसको इनहेल करेगा, और इनहेल करने के बाद यही जो ड्रग होगी डायरेक्ट उसके लंग्स में जाएगी, और उससे एक तरह से अब ये पेशेंट जो है वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने नोट करना है। आई होप सो कि आपको टूब्रामाइसिन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपकी जो टूब्रामाइसिन होगी, अब जो है वो एक तरह से न्यू माइसिन है, ठीक है, यानी कि जो ड्रग हम डिस्कस करेंगे आपकी एक तरह से न्यू माइसिन है। कि न्यू माइसिन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं? देखो आपने कहना है कि यार ये जो न्यू माइसिन होती है ये ऐसी अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है जिनको हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको कौन से रूट के थ्रू देते हैं? आपने कहना ओरल रूट के थ्रू देते हैं। अब यानी कि अगर हम इसको ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो ये किसके लिए मोस्ट इफेक्टिव है? तो सबसे पहले आपने लिखना है कि इसकी एक तरह से पुअर, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, यानी कि आपकी एक तरह से क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना कि आपको जो सेफोटिटान होता है, सेफोटिटान जो होती है वो कोलोरेक्टल सर्जरी की प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होती है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि यार एक तरह से वो कोलोरेक्टल जो सर्जरी है उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज हो रही है, लेकिन उस सेफोटिटान की जो ओरल एब्जॉर्प्शन थी वो पुअर थी। लेकिन फिर हमने कहा था कि यार उसकी पुअर एब्जॉर्प्शन है, यानी कि अगर वो मतलब कि हम उसको ओरल रूट के थ्रू लेंगे तो वो मतलब कि जीआईटी में जाएगी, आपके क्लोन के अंदर पड़ी रहेगी, और क्लोन का जो है वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल कर देगी, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्लोन से एब्जॉर्ब होके एक तरह से जो है वो सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाएगी।
तो सेम इसी तरह आपने कहना है कि यार ये जो न्यू माइसिन होती है ना, इसको हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, लेकिन इसकी पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि एक तरह से जब ये इंटेस्टाइन में जाती है तो वहां पे इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़ी रहती है, ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एक तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। ये इसके अंदर आपने लिखना है। लेकिन फिर हम इसको मेनली किस लिए यूज करते हैं, तो आपने कहना है कि इट इज यूज्ड फॉर गट स्टीरलाइजेशन, ठीक है, यानी कि इस जो है वो जो आपकी गट होती है, जो क्लोन होता है, उसकी साफ सुथराई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आपने कहना है कि आप जो गट स्टीरलाइजेशन है, यानी कि जो गट है उसको साफ करने के लिए, उसको गंदे बैक्टीरिया से मतलब कि साफ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्पेशली वो पेशेंट, गट स्टीरलाइजेशन किसमें, वो पेशेंट जिसके अंदर एक तरह से हिपैटिक इनकेफलोपैथी होती है, ठीक है, यानी कि क्या होती है, एक तरह से हिपैटिक इनकेफलोपैथी होती है। अब इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक तो एक तरह से हिपैटिक इनकेफलोपैथी होती है, उसके लिए आप यूज करते हैं, हमने मतलब कि पढ़ा था आपके एक तरह से बायोकेम के अंदर, हाइपर अमोनीमिया, ठीक है, यानी कि वहां पे हमने डिटेल से पढ़ा था कि अगर पेशेंट के अंदर अमोनिया का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर अमोनीमिया कहते हैं। उसके लिए ये यूज होती है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपको पता है कि हमारा जो मतलब कि जैसे ही हमारी जो खुराक होती है ना वो हमारे जीआईटी के अंदर आती है, तो वहां पे साथ ही हमारा अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अब ये जो अमोनिया होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये अमोनिया जो होता है ये लीवर के पास जाता है, और लीवर के पास जैसे ही जाता है तो लीवर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर। किसके अंदर, यूरिया के अंदर। यूरिया साइकिल हमने पढ़ा था, तो ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो यूरिया होता है ये हमारी बॉडी से जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो अमोनिया होता है ये लीवर के पास जाता है, लीवर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता है और उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर ये यूरिया जो होता है ये लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, और ये मतलब कि हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट जिसके अंदर क्या है कि एक तरह से उसको मतलब कि लीवर का मसला है, ठीक है, लीवर सही तरह काम नहीं कर रहा। जब लीवर सही तरह काम नहीं करता तो ऑटोमेटिकली अब ये जो अमोनिया है ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अब यही जो अमोनिया होता है ना, ये लीवर के थ्रू होता हुआ ये आपके ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। जब ये ब्रेन के पास पहुंच जाएगा तो ये आपके ब्रेन को डैमेज करेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन जिसमें आपका लीवर डैमेज हो और आपकी बॉडी के अंदर जो अमोनिया है उसका लेवल ज्यादा हो, और फिर यही अमोनिया आपके ब्रेन के पास पहुंच जाए और आपके ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक इनकेफलोपैथी कहते हैं। कुछ इसको हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी भी पढ़ते हैं, तो अपने कहने इसको क्या कहते हैं, हिपैटिक इनकेफलोपैथी कहते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट के अंदर मतलब कि लीवर डैमेज हो चुका है और अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर अमोनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। फिर वो इसके अंदर यूरिया साइकिल के अंदर अगर कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी हो उस वजह से भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी बायोकेम के अंदर। तो इन दोनों चीजों में आपने याद रखना है कि हम क्या करेंगे, हम एक तरह से न्यू माइसिन यूज करेंगे। अब ये जो न्यू माइसिन होती है ये क्या करती है, ये हमारी गट में आती है, और गट के अंदर जो अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हमारे गट फ्लोरा जो होते हैं वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या करेगी, जो गट के अंदर एक तरह से अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, उन अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को किल करेंगी। जब अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को ही किल कर देंगी तो अब अमोनिया नहीं बनेगा। जब अमोनिया ही नहीं बनेगा तो पेशेंट के अंदर जो ज्यादा अमोनिया हो रहा था वो कम हो जाएगा, और पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक तरह से जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए आपने कहना है कि हम न्यू माइसिन को गट की जो है वो मतलब कि सफाई के लिए, यानी कि गट स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, स्पेशली हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी और हाइपर अमोनीमिया के अंदर। इसके अलावा हमने एक और ड्रग भी पढ़ी थी न्यूमाइसिन के साथ, हम जो है वो रिफैक्सीमाइड भी यूज कर सकते हैं। कौन सी, आपकी एक ड्रग होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपकी रिफैक्सीमाइड। तो ये रिफैक्सीमाइड जो ड्रग होती है ये भी गट के अंदर जो अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है, ठीक है। तो ये दोनों जो ड्रग्स होती है न्यूमाइसिन प्लस रिफैक्सीमाइड, ये हम गट स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं इन केस ऑफ हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी और हाइपर अमोनीमिया के अंदर। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि आपकी न्यू माइसिन वगैरह का क्या सीन होता है। अब इसके अंदर जो दूसरी मतलब कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो ड्रग पड़ेंगे वो कौन कौन सी हैं, तो आपने कहना है कि हमारे पास होती है एमिकेसिन, ठीक है, यानी कि अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर कौन सी होती है, एमिकेसिन होती है। एमिकेसिन के अलावा आपने कहना है कि आपकी कैप्रियोमाइसिन होती है, ठीक है, यानी कि कौन सी, आपकी एक तरह से कैप्रियोमाइसिन होती है, ठीक है, यानी कि एमिकेसिन होती है, कैप्रियोमाइसिन होती है, और प्लस कैनामाइसिन होती है। कौन सी, एक तरह से कैनामाइसिन होती है। अब ये जो आपकी एमिकेसिन है, कैप्रियोमाइसिन है और कैनामाइसिन है, ये तीनों ऐसी आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि किस लिए यूज होती हैं, सेकंड लाइन, ठीक है। ये अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करना है कि सेकंड लाइन टीबी ड्रग होती हैं, ठीक है, सेकंड लाइन टीबी ड्रग है, यानी कि वो पेशेंट जिसके अंदर क्या होता है, एक तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं।
पहले हमने पढ़ा था स्ट्रिप्टोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एमिकेसिन, कैप्रियोमाइसिन और कैनामाइसिन जो होते हैं ये भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के अंदर। और दूसरा आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन के मतलब के लिहाज से। वो कहते हैं कि एक पेशेंट है उसको टीबी था, जब वो टीबी था तो उसके अंदर जब वो एक सेकंड लाइन जो ड्रग है वो यूज की गई। जब सेकंड लाइन ड्रग यूज की गई ना, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो सबसे ज्यादा डैमेज होगी? तो आपने कहना जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 होती है, ठीक है, जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है वो एक तरह से इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो डैमेज होती है, ठीक है। तो मतलब कि आपको पता है कि आपके एक तरह से वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है जो बैलेंस वगैरह करवाती है आपको हेयरिंग में, यानी कि आपको हेयरिंग वगैरह में जो है वो हेल्प कर रही होती है। ये हमने नर्वस सिस्टम के अंदर डिटेल से पढ़ा था। तो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आपके टीबी ड्रग के अंदर एक एमसीक्यूज आता है कि ऐसी कौन सी सेकंड लाइन टीबी ड्रग है जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 8 को डैमेज करती है, ठीक है। तो आपने कहना है क्रेनियल नर्व नंबर 8 को जो डैमेज करती है वो स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने नोट कर लेना है। आई होप तो कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर हम इसके अंदर एक और ड्रग पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। यानी कि इसका जो दूसरी ड्रग हम पढ़ेंगे वो होती है स्पेक्टिनोमाइसिन, ठीक है। यानी कि स्पेक्टिनोमाइसिन होती है, स्पेक्टिनोमाइसिन होती है, ठीक है। यानी कि कौन सी अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है, इसको हम कहते हैं स्पेक्टिनोमाइसिन। अब ये जो स्पेक्टिनोमाइसिन होती है ना, ये भी आपकी अमाइनोग्लाइकोसाइड की तरह ड्रग होती है। ये किस लिए मेनली यूज होती है? आपने कहना है कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंट गोनोरिया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक तरह से किसके लिए यूज होती है? मेनली आपके जो रेजिस्टेंट गोनोरिया होता है उसके लिए हम एक तरह से इसको यूज करते हैं। तो आपने क्या, हमें पता है कि यार ये जो आपका नाइजीरिया गोनोरिया होता है ना, ये आपका एक तरह से एसटीडी है आपकी यूरिथ्रा का, यानी कि जो गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है यूरिथ्रा का उसका है। लेकिन हमने पढ़ा था कि यार ये जो गोनोरिया होता है ना, इसके लिए जो पहली ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपको पता है कि आपका आईवी सेफ्ट्राइक्सोन है। क्या है? एक तरह से आईवी सेफ्ट्राइक्सोन है। लेकिन पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट हो चुका है, उसके खिलाफ एक तरह से आईवी सेफ्ट्राइक्सोन भी काम नहीं कर रही, यानी कि उसको इतने से रेजिस्टेंट गोनोरिया हो चुका है। तो उसके लिए जो ड्रग आप यूज कर सकते हो वो है एक तरह से स्पेक्टिनोमाइसिन, ठीक है। तो स्पेक्टिनोमाइसिन के बारे में आपने याद रखना है कि ये रेजिस्टेंट गोनोरिया के लिए आपकी मेनली यूज होती है, ठीक है। तो ये आपका था एक तरह से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपने कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपने लाजमी और लाजमी नोट करनी है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा अच्छी तरह। ये था आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड, और अमाइनोग्लाइकोसाइड में आपने मेनली यही चीजें जो है वो आपने नोट करनी है। अब इसके अलावा जो ड्रग हम पढ़ेंगे वो कौन सी है, वो है एक तरह से डेप्टोमाइसिन। कि आपकी जो डेप्टोमाइसिन होती है कि कौन सी डेप्टोमाइसिन, तो डेप्टोमाइसिन के अंदर आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मतलब कि डेप्टोमाइसिन एक खुद ही ड्रग है, तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। आपने कहना यार ये जो डेप्टोमाइसिन होती है ये एक तरह से लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। यानी कि क्या है, आपने कहना है लिपोपेप्टाइड, ठीक है, यानी कि लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। अब ये मतलब इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि लिपोपेप्टाइड क्या होता है, ये सारी चीजें सिर्फ आपने कहना जस्ट मतलब कि कंप्लीट करने के लिए आपने कहना ये लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। और इस ये जो आपकी डेप्टोमाइसिन होती है ये आईवी वंस डेली इंजेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि आईवी वंस डेली इंजेक्शन, ठीक है, यानी कि इसका इंजेक्शन होता है वंस डेली इंजेक्शन, और दिन में एक दफा ही लगाया जाता है। आपने कहना डेप्टोमाइसिन आपकी लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती है, और ये आईवी वंस डेली इंजेक्शन इसका यूज होता है, ठीक है। फिर इसका मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है, यानी कि जो डेप्टोमाइसिन है इसको मेनली हम किस लिए यूज करते हैं? तो आपने कहना है डेप्टोमाइसिन जो होती है ये हम यूज करते हैं आपकी वीआरई के लिए, ठीक है, यानी कि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस। देखो हमने पढ़ा था कि जो आपका एंटीरोकोकस होता है ना, इसकी दो स्पीशीज होती हैं। कौन कौन सी? एंटीरोकोकस फीकलेस और एंटीरोकोकस फेशियम। हमने कहा था यार ये जो आपका एंटीरोकोकस फेशियम होता है ना, उसके लिए जो ड्रग होती है वो वैंकोमाइसिन होती है। लेकिन एंटीरोकोकस जो फीकललेस है उसके लिए जो एंटीबायोटिक होती है वो एम्पीसिलिन होती है, ठीक है। लेकिन अगर जो एंटीरोकोकस फीकललेस है वो एम्पीसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाए, तो फिर हमने आपकी जो एंटीरोकोकस फीकललेस होती है इसके खिलाफ जो ड्रग यूज करनी होती है वो वैंकोमाइसिन होती है, ठीक है। अगर आपका जो एंटीरोकोकस फीकललेस है और एंटीरोकोकस फेशियम है ये दोनों वैंकोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस। और वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस के लिए हमने कौन सी ड्रग पढ़ी थी? आपने क्या नाम, लिनिजोलाइड, ठीक है, यानी कि जो एक तरह से लिनिजोलाइड होती है, ये हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे, तो लिनिजोलाइड यूज करते हैं। इसके अलावा जो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस है इसके लिए हम एक तरह से डेप्टोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो डेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन है ये भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके वी आर ई के बारे में आपने नोट करना है।
अब ये मतलब कि पहला पॉइंट है इसके बारे में। फिर हमारे पास आती है एक तरह से आपके मिर्सा, ठीक है, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ओरियस, ठीक है। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ओरियस के लिए आपको पता है कि जो मतलब कि हमने सारी पढ़ी हुई है कि पेरिफिडोक्सामाइसिन वगैरह आती है, वो सारी चीजें सिर्फ आपने करके मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ओरियस के लिए आपने जो ड्रग पहले यूज करनी है वो आपने वैंकोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है एक तरह से वैंकोमाइसिन, ठीक है, आप वैंकोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। वैंकोमाइसिन के अलावा जो आपकी लिनिजोलाइड होती है, ठीक है, जो लिनिजोलाइड है ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एक तरह से डेप्टोमाइसिन, ठीक है, यानी कि जो एक तरह से डेप्टोमाइसिन है, ये डेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपकी टीट्रासाइक्लिन। इस टीट्रासाइक्लिन में ड्रग आती है जिसको हम कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, यानी कि जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ये जो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन होती है ना, जो टीट्रासाइक्लिन होती है, ये बहुत ही वाइडली यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन ही दे रहा है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि आपने याद रखना है कि यार ये जो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन होती है ना, ये ऐसी टिट्रासाइक्लिन होती है, पहले हमने पढ़ा था जो टिट्रासाइक्लिन होती है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ये हम प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं, ठीक है, यानी जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ये ऐसी टिट्रासाइक्लिन होती है जो कि हम प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्नी होता है, अक्सर पेशेंट को एक्नी वगैरह हो जाता है, तो एक्नी के लिए भी हम एक तरह से डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि यार जो आपका एक तरह से मिर्सा होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ओरियस होता है, इसको हम वैंकोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं, लिनिजोलाइड भी यूज कर सकते हैं, डेप्टोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो होते हैं ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक तरह से डेप्टोमाइसिन होता है, ये हम मेनली इसका जो इंजेक्शन होता है ये मेनली हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, यानी कि आपके एक तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, आपके जो कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कहना है कि अगर पेशेंट को क्या हो रहा हो, अगर पेशेंट को राइट साइडेड, ठीक है, राइट साइडेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। एक तो जो डेप्टोमाइसिन है इसका इंजेक्शन कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को बहुत मतलब कि एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड राइट साइडेड जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए, तो राइट साइडेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए भी हम डेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन यूज करते हैं। अब आपको पता है कि यार राइट साइडेड के लिए ही क्यों, मतलब कि आपका लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है, तो लेफ्ट साइडेड के लिए मतलब कि ये मेनली क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यार डेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन होता है, जब हम इसको इंजेक्शन देंगे तो उसके मतलब कि ब्लड वेसल में जाएगा, ठीक है, जब ये ब्लड वेसल में जाएगा तो आपको पता है ब्लड जो होता है ये वापस आपकी मतलब कि राइट हार्ट के पास पहले जाता है। तो इसलिए आपने कहना है आपका जो राइट साइडेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो उसके लिए हम डेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन यूज करते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। लेकिन दूसरा मतलब कि अक्सर जो मतलब कि डेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन होता है ना, ये आपसे पूछते हैं कि क्या हम जो डेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन है क्या हम नमूनिया के अंदर, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट एक तरह से नमूनिया है, नमूनिया का पेशेंट है, उस नमूनिया के पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपने कहना है कि भाई जो डेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन होता है इट इज नेवर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया, ठीक है, तो इसको हम नमोनिया के अंदर जो है एक तरह से नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये जिस तरह हमने पढ़ा था कि पोलीमिक्सिन ई होता है, जो पोलीमिक्सिन ई होता है जब हम उसको नेबुलाइज करवाते हैं, यानी कि एक उसका इंजेक्शन भी होता था, जो पोलीमिक्सिन ई का जो इंजेक्शन होता था वो हम यूटीआई के लिए यूज करते थे। लेकिन जब हम पोलीमिक्सिन ई को नेबुलाइज करवाते थे, उसको एक नेबुलाइजर के थ्रू उसको इनहेल करवाते थे, तो हम एक तरह से उसको नमोनिया वगैरह के लिए यूज करते थे। लेकिन आपने कहना है कि यार ये जो आपके डेप्टोमाइसिन होते हैं ना, ये हम नमोनिया के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं नमोनिया के लिए यूज करते? क्योंकि अगर हम इस पेशेंट को जो है जिसको नमोनिया है उसको डेप्टोमाइसिन जो है वो इनहेल करवाएंगे, तो आपको पता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी को सर्फेक्टेंट्स का नहीं पता तो उसने सिर्फ ये याद करना है कि यार ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, ये ऐसे मतलब कि ऐसा मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, आपने कहना है कि जो कि आपके लंग्स को प्रॉपर कोलैप्स वगैरह नहीं होने देते, ठीक है। तो आपने कहना है जो लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, यानी कि जो लोग जो है वो डूब जाते हैं, ठीक है, अक्सर लोग जो है वो नहर वगैरह में नहाते वक्त डूब जाते हैं। तो जब वो डूब जाते हैं तो उनका मतलब कि जब डेथ वगैरह हो जाती है उनकी मुंह से जो है वो झाग वगैरह निकल रही होती है। अब जो वो जो झाग वगैरह होती है ना, वो सर्फेक्टेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ी हो तो उसके अंदर ये है कि जो झाग वगैरह निकल रही होती है एक तरह से, जो मतलब कि पेशेंट डूब जाता है उसके बाद वो सर्फेक्टेंट्स वगैरह जो है वो बाहर आ रहे होते हैं। बहरहाल आपने कहना है कि जो आपकी डेप्टोमाइसिन होती है ना, जब अगर हम इसको नमूनिया में यूज करेंगे तो जो लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये इसको इनएक्टिव कर देते हैं।
जब डेप्टोमाइसिन को इनएक्टिव कर देते हैं तो इसलिए आपने कहना इसको नमूनिया में यूज नहीं करते। तो आई होप सो कि आपको डेप्टोमाइसिन के बारे में पता चल गया होगा कि डेप्टोमाइसिन के बारे में आपने मेनली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो याद रखनी है। अब एक और ड्रग जो लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, वो है आपके तरह फॉस्फोमाइसिन, ठीक है, यानी कि कौन सी ड्रग है, वो है आपके तरह से फास्फोमाइसिन। के फास्फोमाइसिन जो होती है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखो आपने कहना है कि यार ये जो फास्फोमाइसिन होती है ना, एक आपने मतलब कि पाकिस्तान में जो है वो ब्रांड नेम यूज मतलब कि किया होगा, जो साशे वगैरह होते हैं, ठीक है। अब जो मेनली जो आपका फॉस्फोमाइसिन का जो साशे आते हैं ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक तरह से फोसिन, ठीक है, क्या कहते हैं, एक तरह से फोसिन अल्ट्रा, ठीक है, फोसिन अल्ट्रा इसके साशे आते हैं, ठीक है, फोसिन अल्ट्रा साशे, ठीक है। अब ये जो मतलब जो फोसिन अल्ट्रा साशे होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका फास्फोमाइसिन होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि यानी कि अगर ये साशे हैं तो इसको हम किसके कौन से रूट के थ्रू देंगे, आपका जो ओरल रूट होता है उसके थ्रू देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने कहना है, आपने याद रखना है कि जो आपके फास्फोमाइसिन होती है जी हम मेनली यूज करते हैं आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मेनली अगर किसी पेशेंट को किडनी वगैरह डैमेज हो जाता है तो किडनी के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर अगर किसी पेशेंट को एक तरह से ब्लैडर वगैरह डैमेज होता है तो ब्लैडर के लिए भी यूज करते हैं, स्पेशली जो आपके एक तरह से होते हैं ना अक्यूट सिस्टाइटिस, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो ब्लेडर होता है ना, अगर ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाए, इसको हम कहते हैं अक्यूट सिस्टाइटिस कहते हैं। तो अगर उसको अक्यूट सिस्टाइटिस हो रहा है तो उसके लिए हम फास्फोमाइसिन का जो एक तरह से फोसिन अल्ट्रा साशे है ये हम यूज कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए आपकी फास्फोमाइसिन के बारे में, कि फास्फोमाइसिन जो होती है इसको हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। और ये मतलब कि एक तरह से इसका जो फोसिन अल्ट्रा साशे आता है जो कि पेशेंट को दिया जाता है, और उसके अगर उसका किडनी डैमेज हो रहा है या उसको एक तरह से ब्लैडर का इन्फेक्शन हो रहा है जिसको हम अक्यूट सिस्टाइटिस कहते हैं, उसके लिए हम एक तरह से मेनली इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इस फॉस्फोमाइसिन में मेनली यही चीजें हैं जो कि आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ तक ये बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, किसी को क्वेश्चन वगैरह तो वो जल्दी से बता दे।